In the name of Allah. Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is about decolonization and independence. Decolonization and independence. In the previous class, we discussed about the early post-war years, and now today we will discuss decolonization and independence. When the Second World War ended, large parts of the world were still under the European rule. जो ही जब ये ख़त्म हो गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर द यूरोपियन रूल. तो बहुत सारे पार्ट्स जो थे वर्ल्ड के, बहुत सारे लार्ज पार्ट्स जो थे वो अभी भी यूरोपियन कब्जे में थे. यूरोपियन रूलर जो थे, यूरोपियन का जो कब्ज़ा था, तो दूसरी जंग जो है उसके इख्तिताम होने के बाद भी बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे वो स्टिल वो यूरोपियन रूल के अंडर थे. ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स अगर हम देखेंगे, ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स, आफ्टर 2 decades, most colonies in Asia, बहुत सारी colonies एशिया and Africa, they emerged as free and independent nation. वो वजूद में आ गई, free and independent. Over the 2 decades, most बहुत सारी कॉलोनीज़ एशिया में और अफ्रीका में वो वजूद में आ गई, फ्री एंड इंडिपेंडेंट नेशंस. लेकिन वो ओवरबर्डन थे, बट दे वर ओवरबर्डन. वो ओवरबर्डन थे, ओवरबर्डन, उन पर बहुत ज़्यादा बोझ था. किसका बोझ था? दैट वाज पॉवर्टी. उन पर पॉवर्टी थी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ रिसोर्सेज की कमी थी. तो इसी तरह से उनकी जो इकोनॉमी थी एंड सोसाइटीज़, देयर इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़, इकोनॉमी उनकी या उनकी सोसाइटी, उनकी इकोनॉमी या उनकी सोसाइटी, दे वर हैंडीकेप्ड by long periods of colonial rule. तो ये मसला जो है, इनकी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा बोझ था, वो ओवरबर्डन थे, वो उबर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन पर पॉवर्टी का बोझ था. उनके जो रिसोर्सेज, उनमें लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनमें रिसोर्सेज की कमी थी. उनकी जो इकोनॉमी थी वो हैंडीकैप्ड थी, तो इनकी जो सोसाइटीज़ थी वो भी हैंडीकैप्ड थी. तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक जो थे, वो IMF हम देखते हैं या वर्ल्ड बैंक जो हम उसका हमने जिक्र पहले से ही किया है. तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो थे, इन्होंने सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किए फॉर दीज इंडस्ट्रियल कंट्रीज. फाइनेंशियल सपोर्ट, इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया फॉर दीज इंडस्ट्रियल कंट्रीज. इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया टू दीज इंडस्ट्रियल कंट्रीज. लेकिन व्हेन दे वर रूल्ड बाय अदर कंट्रीज, दे फेस पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट. लेकिन जब यही मुल्क दूसरे मुल्क के माथे थी, जब एक मुल्क पर दूसरे मुल्क का कब्ज़ा होता है, तो
जो जो कब्जे के अंदर होता है, जिस पर कब्जा किया हुआ है, तो वहाँ वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पॉवर्टी डेफिनेटली होती है, वहाँ लैक ऑफ डेवलपमेंट होता है। वहाँ तो ये चीज़ें होंगी, ज़रूरी है, वहाँ पॉवर्टी हो सकती है, वहाँ डेवलपमेंट जो है उसमें कमी है। एज यूरोप एंड जापान रिबिल्ड, लेकिन जो ही जापान और यूरोप ने, when Japan and Europe they rebuilt their economy, and they rebuilt their economy, तो जो ही उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग किया, रिबिल्ड किया, मजबूत किया, तो ऑटोमेटिकली वो लेस डिपेंडेंट हो गए ऑन IMF एंड वर्ल्ड बैंक। दस फ्रॉम 1950 से ब्रिटेन वुड ने अपना जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो शिफ्ट किया, दे शिफ्टेड देयर अटेंशन मोर टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज। तो उन्होंने अपना जो अटेंशन है उसको शिफ्ट किया टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज। और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे, जो न्यूली हो इंडिपेंडेंट हो गई थे, तो वहाँ थोड़ा सा प्रेशर था, पॉवर्टी का प्रेशर था, और इसी तरह से देयर वाज द प्रेशर ऑफ डोमिनेंस ऑफ द कॉलोनियल पावर्स, डोमिनेंस ऑफ कॉलोनियल पावर्स। तो इन पावर्स की वजह से वो थोड़े से दबे हुए थे, उन पर बहुत ज़्यादा बोझ था, प्रेशर था, तो पॉवर्टी का प्रेशर था। इवन आफ्टर डिकोलोनाइजेशन द फार्मर कॉलोनियल पावर्स स्टिल हैव कंट्रोल ऑन वाइटल रिसोर्सेज। डिकोलोनाइजेशन होने के बाद भी जो फार्मर कॉलोनियल पावर्स थे, जो एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर कब्जा होता था, तो जो ये बेचारे कब्जे में थे, तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, दबाव था। तो ये जो रूलर्स थे, ये जो कॉलोनियल पावर्स थे, उन पर अभी कंट्रोल था ऑन द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज थे उन पर कब्जा था, जस्ट लाइक लैंड ये रिसोर्स है, या मिनरल्स जो है, तो इन पर कब्जा होता था, कंट्रोल होता था ऑन दीज रूलर्स, ऑन दीज कॉलोनियल पावर्स। तो इसी तरह से जो सिक्योर राइट्स जो राइट्स होते थे, दीज डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो राइट्स होते थे, उनके साथ उनको महफूज, उनकी जो हिफाजत है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, तो उनके जो राइट्स हैं उनकी हिफाजत करना, तो वहाँ उनकी हिफाजत नहीं होती थी, बल्कि उनका इस्तेसाल किया जाता था। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन पर उनका इस्तेसाल किया जाता था। दे वायर हैविंग द लो प्राइसेस चीफली। तो जो रिसोर्सेज होते थे डेवलपिंग कंट्रीज़ के, नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनको वो चीपली खरीदते थे, या उनका जो कारोबार था, ट्रेड था, उनको सस्ते में लेते थे। तो इस तरह से जो ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे, उन पर थोड़ा बहुत उन पर दबाव था, प्रेशर था, तो जिसकी वजह से वो बेचारे खसारे में आते थे। तो इस तरह से एट द सेम टाइम मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थे they did not get benefit from fast growth of western economies in 1950 and 1960। 1950 में से या 1960 हाँ की हम बात करेंगे, तो यहाँ से जो फ़ायदा मिलता था, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्योंकि
उनके साथ बहुत ज़्यादा इस्तेसाल किया जाता था। तो इस कमी को दूर करने के लिए दे ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इन ग्रुप्स एज ए ग्रुप। तो उन्होंने अपने आप को एक ग्रुप में तब्दील किया, एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम उन्होंने रखा ग्रुप ऑफ 77 और G77। ये ग्रुप किस लिए बनाया? टू डिमांड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये ग्रुप जो बनाया गया, तो इसकी डिमांड जो थी वो थी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और इसका मेन मुद्दा व मकसद क्या था, ये किस लिए बनाया गया? नंबर 1, इसका मकसद था कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते थे उन पर कब्ज़ा था कॉलोनियल पावर्स का। लेकिन जो ये G77 बना, ये ग्रुप जो बना, उन्होंने कहा कि हमारे जो अपने रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पर कंट्रोल जो होना चाहिए वो हमारा अपना कंट्रोल होना चाहिए, उन पर दूसरे मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मोर इसी तरह से उनकी जो डेवलपमेंट है उसमें थोड़ी बहुत मदद होनी चाहिए, क्योंकि जो ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे उनमें डेवलपमेंट नहीं होता था। तो उन्होंने चाहा कि जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें असिस्टेंस होनी चाहिए, मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो डेवलपमेंट जो है उसमें असिस्टेंस होनी चाहिए, उसमें मदद होना चाहिए कि यहाँ जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी तरह से जो प्राइसेस थे ऑफ रॉ मटेरियल, तो उनको वो चीपली ख़रीदते थे, वो सस्ते दामों में लेते थे। लेकिन उन्होंने जो प्राइसेस की डिमांड की थी, दैट शुड बी द फेयरर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल, फेयरर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है उसमें जो प्राइसेस है वो मुनसिफाना होनी चाहिए, वो अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इसी तरह से बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट। तो बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड goods in developed countries markets। तो रसाई जो होनी चाहिए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते थे, तो जो तैयार की हुई चीज़ें, तो उनकी जो रसाई होनी चाहिए वो पहुंचने चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज़ की मार्केट में। तो वहाँ उनकी जो रसाई है वो बेटर होनी चाहिए। तो इसलिए तो ये जो G77 था, ये ग्रुप था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था, तो इनकी जो डिमांड थी वो यही थी कि हमें कंट्रोल जो है नेचुरल रिसोर्सेज पर होना चाहिए हमारा कंट्रोल। तो डेवलपमेंट जो है उसकी असिस्टेंस होनी चाहिए, और जो रॉ मटेरियल है उसकी जो प्राइसेस है वो फेयर होनी चाहिए। तो इस तरह से बेटर एसेस तो होनी चाहिए फॉर दीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट। थैंक यू।